मोशन इन 1D। सबसे पहले टर्म आती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्चुअल में द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन और डिस्टेंस को दूरी कहा जाता है। डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है टोटल पाथ कवर इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा होगा या फिर बराबर होगा अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, बॉडी कभी वापस ना आए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ भी है तो डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होती है। इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, एक से ज़्यादा या उसके बराबर आती है। डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी के टर्म में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहते हैं और स्पीड को चाल कहते हैं। तो वेलोसिटी में स्पीड भी देखी जाती है और डायरेक्शन भी देखी जाती है। अगर हम वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हैं तो हमको या तो स्पीड को बदलना होगा या तो डायरेक्शन को बदलना होगा या फिर हम दोनों को बदल सकते हैं। तो यानी कि जैसे एक व्यक्ति मैं कहूँ 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर वो 5 मीटर पर सेकंड से मतलब 5 मीटर पर सेकंड से साउथ की तरफ जाने लगा। इसमें मैंने डायरेक्शन चेंज करी है, स्पीड को 5 मीटर पर सेकंड ही रखा है, तो इसमें वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं कहूँ एक पर्सन 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर 6 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो इसमें मैंने नॉर्थ को सेम रखा है लेकिन स्पीड को चेंज किया है। पहले 5 है बाद में 6, तो इस सिचुएशन में भी वेलोसिटी चेंज होगी। हाँ, अगर मैं कहूँ कि एक पर्सन 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में जा रहा है, फिर 6 मीटर पर सेकंड से साउथ में जाने लगा, तो इसमें मैंने स्पीड और डायरेक्शन दोनों को ही चेंज किया है। स्पीड को भी बदला है और डायरेक्शन को भी बदला है, तो वेलोसिटी चेंज होगी। यानी कि वेलोसिटी को चेंज करने के 3 बेसिक तरीके हैं, या तो स्पीड को बदल दो, या तो डायरेक्शन को बदल दो, या फिर आप दोनों को ही चेंज कर दो। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और जबकि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम। एक छोटा सा क्वेश्चन इसी में आता है, ए बॉडी ट्रेवल half of the total distance with the velocity v1 and another half with the velocity v2। एक बॉडी अपने टोटल दूरी की आधी दूरी v1 वेलोसिटी से चली और नेक्स्ट आधी दूरी v2 वेलोसिटी से चली, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। जब हम डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं हाफ हाफ, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। एक अनदर टाइप आता है कि कोई बॉडी अपने टोटल टाइम का हाफ टाइम v1 से चलती है और अनदर हाफ टाइम v2 से चलती है। इसमें हमने टाइम को डिवाइड किया है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है v1 प्लस v2 बाई 2। इट मीन्स डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, टाइम को डिवाइड करेंगे तो v1 प्लस v2 बाई 2। इन्हीं क्वेश्चन का एक कॉम्बिनेशन आता है, एक बॉडी टोटल डिस्टेंस की हाफ डिस्टेंस v0 वेलोसिटी से चली, यानी कि जैसे यहाँ से लखनऊ जाना है और कानपुर टू लखनऊ लगभग 100 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर v0 से चली, और जो आधा डिस्टेंस बचा
रिमेनिंग 50 किलोमीटर बचेगा, उसमें वो पहले V1 से चला आधे टाइम तक, अब टाइम डिवाइड कर दिया, और आधे टाइम तक V2 से चला। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, एक बॉडी टोटल डिस्टेंस की हाफ डिस्टेंस V0 से चलती है, और जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस होती है उसमें टाइम को डिवाइड किया गया है, आधे टाइम तक V1 से और नेक्स्ट आधे टाइम तक V2 से। तो हम V एवरेज फाइंड करते हैं, वैल्यू आती है, दिमाग में रखेंगे, 2V0 V1 प्लस V2 अपॉन 2V0 प्लस V1 प्लस V2। 2V0 ऊपर भी है, 2V0 नीचे भी है, ऊपर V1 प्लस V2 मल्टीप्लाई में है और नीचे V1 प्लस V2 प्लस में है। तो फॉर्मूला फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2V0 ब्रैकेट में V1 प्लस V2 ब्रैकेट बंद अपॉन 2V0 प्लस V1 प्लस V। एक्सेलरेशन हिंदी में त्वरण। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, हर मायने में कांस्टेंट होनी चाहिए, स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो होती है, लेकिन अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो ध्यान रखने वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी वेरिएबल होती है, वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वेलोसिटी वेरिएबल, मे बी इंक्रीजिंग मे बी डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन होगा तो बढ़ेगी और रिटार्डेशन होगा तो घटेगी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम तीन फार्मूले वो इक्वेशंस लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और एक फार्मूला और होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ स्पेशल सेकेंड, एस टी एच इज इक्वल टू होता है u प्लस हाफ ए टू टी एच माइनस 1। इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में जो s है वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है, s इज द डिस्प्लेसमेंट। इन इक्वेशन से जो s की वैल्यू निकल के आती है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ, यही फॉर्मूले थोड़े से बदल जाते हैं अगर हम बॉडी को वर्टिकल मूव कराएं, तो क्योंकि ग्रेविटी कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये सारे फार्मूले एप्लीकेबल हैं। अगर वर्टिकल मूव कराएं तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाता है, ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है तो ग्रेविटी सपोर्ट करेगी तो प्लस लगेगा, ग्रेविटी अपोज करेगी तो माइनस लगेगा। मतलब कोई बॉडी अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो ग्रेविटी सपोर्ट करेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी उसकी, तो प्लस लगाएंगे। और उसका उल्टा, अगर किसी बॉडी को हम नीचे से ऊपर फेंकें, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकें तो ग्रेविटी अपोज करती है, तो फॉर्मूले में माइनस साइन का प्रयोग होता है, माइनस साइन यूज़ किया जाता है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh अगर ऊपर से नीचे आ रही है। इसका उल्टा हो, नीचे से ऊपर जा रही हो, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद वर्टिकल मोशन में ही अगर हम बात करें तो किसी बॉडी को अगर हम ऊपर फेंक देते हैं तो ग्रेविटी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन वर्क करता है। तो जो सिचुएशन बॉडी की ऊपर जाते समय होती है वही सेम सिचुएशन, सेम टू सेम, एकदम सेम सिचुएशन वापस नीचे आते समय भी होती है। अगर कोई बॉडी 4 सेकंड में ऊपर गई है, हाँ, एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, एयर की बात नहीं हो रही। जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए तब तक हम एयर के बारे में बात नहीं करेंगे, एयर को निगलेक्ट करेंगे। तो जो सिचुएशन ऊपर जाते समय होती है वही सेम सिचुएशन बॉडी की नीचे आते समय होती है। अगर कोई बॉडी 4 सेकंड में ऊपर गई है तो 4 ही सेकंड में नीचे आएगी।
अगर बॉडी की 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो वापस आते समय भी उस पोजीशन पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। अगर किसी पोजीशन पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो वापस आते समय भी उस पोजीशन पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी। अगर ऊपर जाते समय कोई डिस्टेंस उसने 2 सेकंड में ट्रेवल करी है, तो वापस आते समय भी वो ही डिस्टेंस 2 ही सेकंड में ट्रेवल होगी। अगर हम किसी बॉडी को 9.8 मीटर पर सेकेंड्स की ज़्यादा स्पीड से ऊपर फेंक रहे हैं, तो बॉडी 1 सेकंड से ज़्यादा डिस्टेंस चलेगी। हाँ, अगर कोई भी बॉडी इतनी स्पीड से ज़्यादा फेंकी जा रही है, तो बॉडी कम से कम 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड तक चलेगी। तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन बनता है कि एक बॉडी को किसी वेलोसिटी से फेंक दिया ऊपर की तरफ, तो अपने लास्ट सेकंड में, मोशन के लास्ट सेकंड में जब बॉडी ऊपर पहुंचने वाली है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो एक फिक्स आंसर होता है। कोई बॉडी अपने लास्ट सेकंड में जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने वाली होती है, तो 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ऑलवेज 5 मीटर। इसको निकालने की एक स्पेशल टेक्निक होती है, उस टेक्निक से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर एक बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो अपने लास्ट सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी। तो हम ऊपर जाने वाला लास्ट ना देखें, ऊपर जाने का 1 सेकंड और वहीं से वापस नीचे आने का 1 सेकंड, सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगी, क्योंकि जो सिचुएशन ऊपर जाते समय होती है वही सेम सिचुएशन नीचे आते समय होती है। तो हम उल्टा देखें, बॉडी को ऊपर से नीचे ले आए 1 सेकंड तक, इनिशियल वेलोसिटी 0 माने, 1 सेकंड तक नीचे लेके आए, h = ut + ½ vt² लगा दें, 5 मीटर आ जाएगा। कभी पूछा जाए बॉडी अपने लास्ट 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो ऊपर जाते समय वाला ना देखें, वापस आने वाला देख लें। u 0 से चला दें, 2 सेकंड तक ट्रेवल करा दें, h = ut + ½ vt² में t2 रख दें। कोई बॉडी अपने लास्ट t सेकंड में कितना चलेगी, तो ऊपर वाला जाने वाला ना देखें, वापस आते समय वाला देख लें, तो h = ut + ½ vt² लगा देंगे, तो ½ vt² ट्रेवल करेगी। तो इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है कि कोई बॉडी को हम वर्टिकल या अपवर्ड फेंक रहे हैं, तो अपने लास्ट सेकेंड या अपने लास्ट के 2 सेकेंड या अपने लास्ट के t सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, हम इसे तुरंत फाइंड कर सकते हैं वापस लाने वाली सिचुएशन से। u 0 मानेंगे और सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। उसके बाद एक गैलीलियो लॉ आता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना शुरू करती है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, कोई बॉडी अगर रेस्ट से, यानी कि u 0 है, रेस्ट से चलना शुरू करती है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो किसी भी कंसेक्यूटिव टाइम इंटरवल में, हाँ लगातार आने वाले टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल 1-1 सेकेंड का भी हो सकता है, टाइम इंटरवल 2-2 सेकेंड का भी हो सकता है, टाइम इंटरवल 5-5 सेकेंड का भी हो सकता है। टाइम इंटरवल सेम लीजिएगा, 5-5 लीजिएगा तो सारे 5-5-5 सेकेंड होंगे, 2-2 लीजिएगा तो सारे 2-2-2-2 सेकेंड के होंगे। तो इनमें चली गई डिस्टेंस का रेशियो होगा 1:3:5:7। दिस इज नोन एज गैलीलियो लॉ। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई बॉडी अगर रेस्ट से चलना शुरू करती है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो कंसेक्यूटिव टाइम इंटरवल्स में चली गई डिस्टेंस का रेशियो 1:3:5:7 एंड सो ऑन होता है। किसी स्पेशल सेकेंड में चली गई डिस्टेंस का फॉर्मूला s tth = u + ½ a 2 tth - 1। स्पेशल पॉइंट ध्यान रखने वाला ये है कि जो u होता है वो सबसे इनिशियल वाली वेलोसिटी होती है। सबसे इनिशियल का मतलब, जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए 4th सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुई, तो u आप कौन सा रखेंगे, 4th सेकेंड वाला नहीं, 0 सेकेंड वाला, जो सबसे इनिशियल है। स्पेशल सेकेंड का मतलब ही होता है 1 सेकेंड का इंटरवल। 4th सेकेंड पूछा जाए, इसका मतलब 3rd से लेकर 4th सेकेंड तक के बीच में चली गई डिस्टेंस। 5th सेकेंड पूछा जाए तो 4th से लेकर 5 तक। 10 सेकेंड पूछा जाए तो 9 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक चली गई डिस्टेंस, यानी कि 1 सेकेंड का इंटरवल। तो u जो लेंगे हम, वो 9 सेकेंड वाला या 4 सेकेंड वाला नहीं लेंगे, चाहे किसी भी सेकेंड में पूछें।
आपको u जो कंसीडर करना होता है वो t इज इक्वल टू 0 वाला होता है, सबसे शुरुआत वाला, सबसे इनिशियल वाला। ये स्पेशल बात है, इसमें ध्यान रखिएगा। और s th इज इक्वल टू u प्लस हाफ a टू th माइनस 1, ये जो टू th है इसकी जगह वो वैल्यू रखी जाती है जिस सेकंड में पूछा जाए थर्ड सेकंड में बॉडी कितना चलेगी, तो th की जगह थर्ड। पूछा जाए फिफ्थ सेकंड में बॉडी कितना चलेगी, तो th की जगह 5। जिस सेकंड में पूछा जाए वो th की वैल्यू होती है। ग्राफ, किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए या समझने के लिए सबसे पहला काम होता है स्लोप निकालना। हम स्लोप के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। स्लोप कैसे निकलती है, ग्राफ अगर होता है x और t, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो स्लोप होती है dx बाई dt, और dx बाई dt होता है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्षणिक वेलोसिटी, किसी क्षण पर जो वेलोसिटी होती है। अगर ग्राफ होता है v और t में, तो स्लोप होती है dv बाई dt। स्लोप कैसे देखते हैं, y एक्सिस में जो दिया हो वो ऊपर लिखते हैं, और x एक्सिस में जो दिया हो वो टर्म नीचे लिखते हैं। जैसे vt ग्राफ खींचना है तो y एक्सिस में v है, x एक्सिस में t है, तो स्लोप होगी dv बाई dt। जैसे ग्राफ खींचना है v और x, तो स्लोप होगी dv बाई dx। dv बाई dx की वैल्यू a अपॉन v के बराबर आती है, dv बाई dt की वैल्यू एक्सेलरेशन के बराबर आती है, और dx बाई dt की वैल्यू वेलोसिटी के बराबर आती है। दैट इज स्लोप। कोई भी ग्राफ हमको खींचना है या समझना है तो सबसे पहला काम होता है ग्राफ की स्लोप ऑब्जर्व करना, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, क्या किसी बॉडी की वेलोसिटी 0 हो सकती है, इसमें उसके बावजूद भी एक्सेलरेशन हो? हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन किसी इंस्टेंट के लिए पॉसिबल है, यानी किसी क्षण के लिए, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए संभव है कि वेलोसिटी 0 हो लेकिन उसके बावजूद भी एक्सेलरेशन हो। एग्जाम्पल है कि अगर हम एक बॉडी को वर्टिकली ऊपर की तरफ उछाल दें, ऊपर की तरफ, तो जब वो बॉडी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। लेकिन ग्रेविटी तो बॉडी पर हमेशा लगती है, ऑलवेज। जब हमने उछाला था तब भी लग रही थी, रास्ते में भी लग रही थी, हाईएस्ट पॉइंट पर भी लगेगी। तो एक क्षण के लिए, एक इंस्टेंट के लिए बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन ग्रेविटी उसके बावजूद भी उस पर एक्ट कर रही होगी। तो ये पॉसिबल है, लेकिन ओनली फॉर ए इंस्टेंट, किसी क्षण के लिए कि वेलोसिटी 0 हो लेकिन स्टिल उसके पास एक्सेलरेशन हो। दिस इज पॉसिबल। फिर एक सिचुएशन और सुनिए, क्या किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है? हाँ भाई, ये भी पॉसिबल है। स्पीड कांस्टेंट हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो मामला। कोई पर्सन 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में जा रहा है, फिर 5 मीटर पर सेकंड से साउथ में जाने लगा, तो 5 ही तो है, तो डायरेक्शन ही तो बदली। या यूसीएम इज द बेस्ट एग्जांपल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर अगले पॉइंट पर डायरेक्शन बदल जाती है, नई टेंजेंट आ जाती है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहती है। बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से लगातार घूम रही है, लेकिन डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर बदलती है। तो ये पॉसिबल है कि स्पीड कांस्टेंट रहे लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल हो, वो डायरेक्शन में अगर बदल जाए तो। हाँ, उसके बाद एक सिचुएशन आती है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, स्पीड वेरिएबल हो। नहीं, ये हो नहीं सकता कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो और स्पीड बदले। अरे भैया, अगर स्पीड बदल गई तो वेलोसिटी को बदलना ही है, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब ही होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर इन स्पीड और डायरेक्शन में कुछ भी बदल गया तो वेलोसिटी बदल जाएगी। तो अगर स्पीड वेरिएबल है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, नहीं है, हो नहीं सकता। अब इसी में कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट और सुनिएगा आप लोग। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 एट t इज इक्वल टू 0। किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 दी है t इज इक्वल टू 0 पे। तो कुछ ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन के। पहला,
एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू ज़ीरो मस्ट बी ज़ीरो। मतलब वेलोसिटी ज़ीरो दी है तो क्या एक्सेलरेशन 100% ज़ीरो होगा? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि वेलोसिटी अगर ज़ीरो है किसी इंस्टेंट पर तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी। अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया। हो कब सकता है? जब हम एक बॉडी को वर्टिकल ऊपर उछाल दें तो हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन होता है लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो वेलोसिटी ज़ीरो होने का ये कतई मतलब नहीं है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, हो भी सकता है और नहीं भी। हाँ, दूसरा पॉइंट सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि द एक्सेलरेशन इज ज़ीरो फ्रॉम t इज इक्वल टू ज़ीरो टू 10 सेकेंड। इस इंटरवल में एक्सेलरेशन नहीं लगा। द स्पीड इज ऑल्सो ज़ीरो इन दिस इंटरवल। हाँ, अगर किसी कोई बॉडी रेस्ट पर है और कुछ क्षण तक, कुछ देर तक, कुछ थोड़ा इंटरवल तक उसमें कोई फोर्स ना लगे, कोई एक्सेलरेशन ना हो, यहाँ इंस्टेंटेनियस की बात नहीं हो रही है, गौर करिएगा, किसी इंस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एक टाइम इंटरवल की। तो अगर एक टाइम इंटरवल तक कोई फोर्स ना लगे उसमें तो फिर वो रेस्ट पर ही रहेगी, क्योंकि शुरुआत में वो रेस्ट पर है। तो ये पॉसिबल है कि अगर t ज़ीरो है, t इज इक्वल टू ज़ीरो पर वेलोसिटी ज़ीरो है और कुछ देर तक कोई फोर्स ना लगे, 10 सेकंड तक कोई फोर्स ना लगे, तो क्या वो रेस्ट पे रहेगी? 100% वो रेस्ट पर रहेगी। या फिर एक बात और कह सकते हैं, अगर किसी इंटरवल में वो रेस्ट पर है, मतलब एक बॉडी शुरुआत में रेस्ट पर है और अगले 10 सेकंड तक भी वो रुकी ही रहती है, तो ये इंटरवल हो गया। तो किसी इंटरवल में अगर बॉडी रेस्ट पर है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। एकदम सही, न्यूटन यही लॉ भी यही कहता है। अगर बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हो रही है, बॉडी की सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, तो बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो 0 से 10 सेकंड तक बॉडी रेस्ट पर रही, शुरुआत में भी रेस्ट पर है, तो उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो ये एकदम सही है, ये हो सकता है। तो ये एक बहुत कॉन्सेप्चुअल सिचुएशन थी, बार बार रिपीट करके सुनिएगा। फिर एक बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ज़ीरो इन अ टाइम इंटरवल। मतलब एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है। इट इज़ पॉसिबल दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर ज़ीरो इन दिस इंटरवल। क्या ये संभव है कि बॉडी की इंस्टेंटेनियस यानी कि बॉडी कभी रुकी ही ना हो तब भी एवरेज वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो? हाँ, पॉसिबल है। यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी कभी नहीं रुकती, लगातार 5 मीटर पर सेकंड से घूमती रहती है, या 6 मीटर पर सेकंड से घूमती रहती है, लेकिन एक पूरे चक्कर में, एक पूरे रेवोल्यूशन में एवरेज वेलोसिटी तो ज़ीरो ही आती है। तो ये पॉसिबल है कि एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो और इंस्टेंटेनियस कभी ना ज़ीरो हो? दैट इज़ पॉसिबल। एग्जाम्पल यूसीएम में ये संभव है। हाँ, अगर इसी की जगह मान लीजिए यूसीएम की जगह स्ट्रेट लाइन मोशन होता, तो कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है लेकिन इंस्टेंटेनियस कभी ज़ीरो नहीं है? तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होना चाहिए, तभी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगी। और स्ट्रेट लाइन मोशन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तभी ज़ीरो हो सकता है जब बॉडी आगे जाए और फिर वापस पीछे आए। तो बॉडी को जाना और आना पड़ेगा, और बॉडी आएगी तभी वापस जब उसकी वेलोसिटी कभी ना कभी ज़ीरो हो जाए। जैसे ग्रेविटी की सिचुएशन में देख लीजिए, बॉडी ऊपर जाए और जहाँ से फेंकी गई थी वहाँ वापस आए, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो। लेकिन एक क्षण पर जब बॉडी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगी, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो होगी ना। इसका मतलब अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है
और कह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब 100% बॉडी की इंस्टेंटेनियस कभी ना कभी 0 हुई होगी, जब बॉडी वापस आने को हुई होगी तब। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मोशन के अलावा कोई भी बात करें तो यूसीएम में ऐसा पॉसिबल है कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो लेकिन इंस्टेंटेनियस कभी ना 0 हो। लेकिन स्ट्रेट लाइन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्ट्रेट लाइन में बॉडी को जाना होगा और फिर आना होगा, इसके लिए कभी ना कभी उसकी क्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 जरूर हुई होगी। कहते हैं अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये रिटार्डेशन है। एकदम सही है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू 100% कम होगी और वेलोसिटी स्लो होगी, उसकी स्पीड कम होगी, तो ये रिटार्डेशन ही होता है। एक और पॉइंट सुनिएगा, कहते हैं एवरेज वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन कभी 0 ना हुआ हो। क्या ये पॉसिबल है? यूसीएम में एक रेवोल्यूशन में एवरेज वेलोसिटी 0 होती है लेकिन एक्सेलरेशन कभी 0 नहीं होता। या बॉडी को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक दो, बॉडी जाए और फिर वापस आए, तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी लेकिन एक्सेलरेशन ग्रेविटी कभी भी 0 नहीं होगी। तो ये पॉसिबल है। तो कॉन्सेप्चुअल सिचुएशंस बहुत ध्यान से कई बार सुनिएगा, दिमाग में रिकॉल होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्रॉप वाला क्वेश्चन। ड्रॉप गिर रही है नल से, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, या कभी कभी कहते हैं किसी बिल्डिंग से कोई व्यक्ति बॉल ड्रॉप कर रहा है, गिरा रहा है नीचे की तरफ, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर, एक एक सेकंड का इंटरवल के बाद या दो दो सेकंड के इंटरवल के बाद। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, कहते हैं कि फोर्थ ड्रॉप जब गिरना शुरू हुई तो पहली ग्राउंड पे थी। फोर्थ ड्रॉप जब गिरना शुरू हुई तो पहली ग्राउंड पे थी। इसका मतलब बीच में 3 इंटरवल टाइम के बनेंगे। फोर्थ ड्रॉप गिर रही है तो बीच में टाइम के 3 इंटरवल। कहते हैं तीसरी ड्रॉप गिरना शुरू हुई तो पहली ग्राउंड पे थी, तो बीच में टाइम के 2 इंटरवल बनेंगे। थर्ड ड्रॉप में 2 इंटरवल बनते हैं। कहते हैं पांचवी ड्रॉप गिरना शुरू हुई तो पहली ग्राउंड पर थी, इसका मतलब 4 इंटरवल बनेंगे। तो जिस नंबर की ड्रॉप गिरती है उससे एक कम इंटरवल होते हैं। मान लीजिए कहें 10th ड्रॉप गिरना शुरू हुई, इसका मतलब कितने इंटरवल होंगे? 9 इंटरवल। तो टाइम को 9 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा। तो फोर्थ ड्रॉप गिरी तो 3 इंटरवल में टाइम को डिवाइड करेंगे, टोटल टाइम को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने वाला पॉइंट है। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपको और बताते हैं, बलून। किसी भी सिस्टम के साथ, देखिए ये तो कॉन्सेप्ट सदाबहार है, हर जगह लगेगा। किसी भी सिस्टम में, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं या बलून में जा रहे हैं, आप कहीं भी बैठ के जा रहे हैं, जब तक कोई बॉडी आपके कांटेक्ट में होती है या ट्रेन के कांटेक्ट में होती है, तब तक ट्रेन या ट्रक या बस जो भी हो, उसकी सारी चीज़ें उस बॉडी में होती है। सारी चीज़ों का मतलब, जो ट्रेन की वेलोसिटी होगी वही बॉडी की वेलोसिटी होगी, जो ट्रेन का एक्सेलरेशन होगा वही बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेन का होगा उतना ही बॉडी का होगा। जब तक बॉडी ट्रेन के कांटेक्ट में है तब तक ट्रेन की सारी चीज़ें बॉडी के अंदर होती हैं। लेकिन एक बार कांटेक्ट छूट जाने के बाद, क्या रह जाता है बॉडी के पास? संपर्क छूटने के बाद तो रह जाती हैं सिर्फ यादें। यादों का मतलब यहाँ रह जाती है सिर्फ ट्रेन की वेलोसिटी या सिस्टम की वेलोसिटी। सिस्टम का फोर्स तुरंत लगना बंद हो जाता है। सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाता है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अलग होने लगता है। सिस्टम का मोशन अलग होता है, बॉडी का मोशन अलग होने लगता है। लेकिन याद रखिएगा, सिस्टम से अलग हो जाने के बाद बॉडी के पास सिर्फ रह जाती है सिस्टम की वेलोसिटी। अब एक बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है। एक बॉडी उससे अटैच है, उसकी वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड होगी। बलून का एक्सेलरेशन जो होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन भी वही होगा। लेकिन कांटेक्ट जैसे ही छूट जाएगा,
जैसे ही छूट जाएगा सिर्फ बलून की वेलोसिटी रहेगी बॉडी के पास। बलून की वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी 12 या 10 जो भी थी, वही रहेगी ऊपर की तरफ 10 उस इंस्टेंट पर, और तुरंत बॉडी पर ग्रेविटी लगने लगेगी, अर्थ का फोर्स लगने लगेगा। बलून का एक्सेलरेशन खत्म, बलून का फोर्स खत्म, बलून का प्रेशर खत्म, सिर्फ बचती है वेलोसिटी सिस्टम की कांटेक्ट छूटने के बाद। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, एक बॉडी रेस्ट से चलना शुरू करती है, पहले एक्सेलरेट होती है अल्फा एक्सेलरेशन से किसी टाइम t1 तक, फिर कोई एकदम आ गया और फिर ब्रेक लगा दिया जाता है, बॉडी रिटार्ड होती है किसी टाइम t2 तक, फाइनली वेलोसिटी 0। टोटल टाइम लगता है t सेकेंड का, टोटल टाइम इस मोशन में लगता है t। पहले एक्सेलरेशन है, मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचेगी, फिर ब्रेक लग गया, रिटार्डेशन है, वेलोसिटी कम होगी, फाइनल 0 हो जाएगी। तो कई बार पूछते हैं अगर टोटल टाइम t लगा तो v मैक्स की वैल्यू बताओ। v मैक्स होता है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ऊपर आता है t, तो फॉर्मूला फिर से अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। पूछते हैं बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल होगा हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और ऊपर लिखा होता है टी स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। अगर कहीं पर भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आप निकाल लीजिए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। वीटी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर डिस्टेंस निकालना होता है तो हम बिना साइन के एरिया को जोड़ते हैं, और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो साइन देखा जाता है। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लिया जाता है और नीचे वाला एरिया नेगेटिव। तो डिस्टेंस में तो साइन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में साइन लिया जाता है। यहाँ एक पॉइंट और बता दो, स्पेशल पॉइंट है, किसी फिक्स पॉइंट से पूछा जाए बॉडी कितनी डिस्टेंस पर है किसी टाइम t सेकेंड बाद, किसी फिक्स पॉइंट से पूछा जाए, जैसे ओरिजिन से 10 सेकेंड बाद बताइए बॉडी कहाँ पर है, उसने कितनी डिस्टेंस पर है, इसका मतलब होता है आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में कहेंगे तो डिस्टेंस, लेकिन आपको बताना होगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि किसी फिक्स पॉइंट से बॉडी कितनी डिस्टेंस पर है, इट मीन्स आपको बताना होता है डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर टाइम का कभी कभी ग्राफ होता है, याद रखिएगा टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, या टाइम कभी वापस नहीं आता, समय कभी वापस नहीं आता। तो अगर किसी भी कर्व में समय वापस आ रहा है या नेगेटिव जा रहा है तो वो ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो प्रैक्टिकली संभव। जैसा भी एक पॉइंट बताया कि एक एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, या बलून ही जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, हम उससे एक बॉडी को ड्रॉप कर दें तो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? सिंपल है, जी होगा। हाँ, ये नहीं पूछ रहे हैं कि बॉडी का एक्सेलरेशन कितना दिखेगा एलिवेटर वाले को, रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। अरे कांटेक्ट छूटने के बाद सिर्फ वेलोसिटी रह जाती है, एक्सेलरेशन वगैरह सिस्टम का नहीं होता बॉडी के पास, सिर्फ ग्रेविटी लगती है, सिर्फ ग्रेविटी लगती है। तो पूछा जाए कि बॉडी का एक्सेलरेशन बताइए, तो बॉडी का एक्सेलरेशन जी, कांटेक्ट छूटने के बाद एक्सेलरेशन जी होगा। बलून का एक्सेलरेशन ए है। अगर पूछा जाए कितना एक्सेलरेशन दिखेगा तो वो रिलेटिव देखेंगे, बलून ऊपर जा रहा है बॉडी नीचे आ रही है तो ए प्लस जी दिखेगा बलून वाले को, तो रिलेटिव। लेकिन अगर पूछा जाए कि कितना एक्सेलरेशन होगा तो हम सिर्फ जी बताएंगे, दैट इज ट्रुथ, जी एक्सेलरेशन बॉडी का होगा। लास्ट पॉइंट, अगर कभी भी इक्वेशन दी हो x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, और क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस पूछा गया हो, ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस, तो ऐसे क्वेश्चन में ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉडी पहले आगे गई हो और फिर वापस
पीछे आई हो, बॉडी आगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में आप देख लीजिएगा कि जितने टाइम इंटरवल में पूछा गया है उतने टाइम इंटरवल के बीच में कभी वेलोसिटी ज़ीरो तो नहीं हो रही है। तो आप क्या काम करो, या मैक्सिमम इनमें लगा लो, एक बार डिफरेंशिएट कर लो, वैल्यू को ज़ीरो पुट कर लो, डी एक्स बाई डी टी, तो यह वेलोसिटी को ज़ीरो पुट कर लो। देख लो कि किसी जो टाइम पूछा गया, मान लीजिए 4 सेकंड में पूछा जाए, 4 सेकंड में पूछा जाए, तो ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि इस बीच में कहीं वेलोसिटी ज़ीरो तो नहीं हुई है। तो आप देख लो, वेलोसिटी निकालो डिफरेंशिएट करके, ज़ीरो पुट करो। अगर इस बीच में वेलोसिटी ज़ीरो आई है तो समझ जाना कि बॉडी कहीं आगे की तरफ गई है और फिर वापस आई है। तो डिस्टेंस निकालने में टोटल जोड़ना पड़ता है, बॉडी आगे जा रही है फिर वापस आ रही है, आपको पूरा का पूरा ऐड करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को करने का कि अगर इक्वेशन दी हो और डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा हो तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर नीट में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वेलोसिटी के। अब एक ट्रिक वाला पॉइंट सुनिएगा, कहते हैं 3 कॉर्नर पे 3 पर्सन खड़े हैं, ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे 3 पर्सन खड़े हैं, या स्क्वायर भी हो सकता है, 4 पर्सन खड़े हैं, हेक्सागन पेंटागन कुछ भी हो सकता है। कहते हैं तीनों एक दूसरे को देख के चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। क्या तीनों कभी मिलेंगे? हाँ, तीनों मिलते हैं, सेंट्रॉइड पर मिलते हैं, क्योंकि तीनों एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो तीनों सेंट्रॉइड पर मिलेंगे। तो कितने समय बाद, कितने टाइम बाद मिलते हैं? तो फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू डी। डी मतलब जो भी साइड है, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के साइड डी है, डी बाई वी, और नीचे वी के साथ 1 - cos 2 पाई/n। तो T इज इक्वल टू डी बाई वी, और v के साथ ही मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट में 1 - cos 2 पाई/n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड। अगर ट्रायंगल हो तो n की जगह 3 रखेंगे, स्क्वायर हो तो n की जगह 4 रखेंगे, पेंटागन हो तो n की जगह 5 रखेंगे। आप वैल्यू रख दीजिए, आंसर निकल आएगा, तीनों मिलेंगे और t टाइम बाद मिलेंगे। तो t इज इक्वल टू डी बाई वी, ब्रैकेट में 1 - cos 2 पाई/n। एक बॉडी को वर्टिकली ऊपर की तरफ उछाल दिया गया है, कहते हैं एयर में मौजूद है, एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन बताओ। अरे एयर रेजिस्टेंस तब लगता है जब वेलोसिटी हो, अरे जब आप चलोगे ही नहीं तो एयर अपोज ही नहीं करेगी। तो बॉडी को ऊपर की तरफ उछाल दिया, हाईएस्ट पॉइंट पर पूछते हैं कि एक्सेलरेशन बताओ। साहब अगर हाईएस्ट से पहले बॉडी को उछाला गया है तो एयर रेजिस्टेंस नीचे होगा, ग्रेविटी भी नीचे होगी, तो जी प्लस है। अगर मान लो बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो ग्रेविटी नीचे, एयर का फोर्स ऊपर, तो जी माइनस है। फिर से सुन लीजिए, बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका गया है तो एयर अपोज करेगी, बॉडी ऊपर जा रही है तो एयर का फोर्स नीचे होगा, और ग्रेविटी हमेशा नीचे होती है, तो रिजल्टेंट फोर्स बॉडी पे होगा जी प्लस ए। बॉडी नीचे आ रही है तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर होगा और जी तो नीचे, तो रिजल्टेंट होगा जी माइनस ए। लेकिन अगर हाईएस्ट पॉइंट पर पूछे तो हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो होती है, तो एयर रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन होगा बॉडी का सिर्फ जी, ओनली जी। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपको दिमाग में रखना है, किसी बिल्डिंग से एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया यू वेलोसिटी से, ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगता है T1। बिल्डिंग से बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया है वेलोसिटी u से, ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगता है T1। फिर अगर उसी बॉडी को हम नीचे की तरफ फेंकें विद वेलोसिटी u, उतनी ही वेलोसिटी से, तो टाइम लगता है T2। तो आपसे पूछते हैं कि अगर बॉडी को ड्रॉप कर दें तो कितना टाइम लगेगा। फिर से क्वेश्चन समराइज कर रहा हूँ, एक बिल्डिंग से एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया है तो बॉडी ग्राउंड तक पहुंचने में T1 टाइम लगता है। बॉडी को उसी वेलोसिटी u से नीचे की तरफ फेंक दिया जाए बिल्डिंग से तो टाइम T2 लगता है। तो कहते हैं कि अगर बॉडी को ड्रॉप कर दें तो कितना टाइम लगेगा। डायरेक्ट रिजल्ट दिमाग में रखिएगा, √T1 इंटू T2, √T1 इंटू T2 टाइम लगता है बॉडी को नीचे पहुंचने में, अगर बॉडी को हमने ड्रॉप किया है तो। कभी भी इनिशियल पूछा जाए तो इनिशियल का मतलब होता है T इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन, तो T इज इक्वल टू 0 रखेंगे। फिर से एक बात रिपीट कर दूं,
ये जो तीनों फार्मूले थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और एस टी एच इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, ये सारे फार्मूले सिर्फ तब लगते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, हाँ ये भी कैसे देखा जाता है, अरे कोई भी इक्वेशन अगर टाइम पे डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन ही टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मान लीजिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिया हो आपको कहीं बी टी या ए टी, तो एक्सेलरेशन टाइम के टर्म में, और कोई भी चीज़ अगर टाइम पे डिपेंड करेगी तो वो वेरिएबल होगी, क्योंकि समय हमेशा बदलता है। तो कोई भी चीज़ अगर टाइम पे डिपेंड करती है तो वो वेरिएबल होती है। और कहीं पे भी अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है और आपसे पूछा जाए, तब आप इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करोगे, दिमाग में फीड कर लो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी वो फार्मूले इक्वेशंस यूज़ होती हैं। और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो आप इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करके फाइंड करोगे, एक्सेलरेशन की जगह डी बाई डी टी पुट करोगे और फिर अपना सॉल्व करोगे उसको। एक बॉडी को अगर हम किसी बिल्डिंग से ऊपर की तरफ फेंकें 10 मीटर पर सेकेंड से, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उस बॉडी को हमने नीचे की तरफ फेंका है -10 मीटर पर सेकेंड से। ध्यान रखिएगा, एक बॉडी को किसी बिल्डिंग से हम ऊपर की तरफ फेंकें 10 मीटर पर सेकेंड से, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उस बॉडी को हमने नीचे की तरफ फेंका है -10 मीटर पर सेकेंड से। और इसी से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, u की वैल्यू -10 रखोगे, और ग्रेविटी जब बॉडी नीचे आ रही है -10 से तो फेवर करेगी, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर लगाओगे और u की जगह -10 रखोगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।